Now, today I'm going to start a new chapter, new topic that's called gravitation. ग्रेविटेशन जो बाय नेम इज काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हमें बड़ा इंटरेस्ट डेवलप होगा पढ़ने में. द फर्स्ट थिंग, ग्रेविटेशन होता है क्या है. ग्रेविटेशन में बेसिकली अगर हम देखते हैं यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, अगर सपोज हम कंसीडर अगर दो पार्टिकल्स हैं तो एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, जस्ट कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स. तो दो पार्टिकल के बीच में जो भी फोर्स आपस में लगता है दैट्स कॉल्ड ग्रेविटेशन, राइट. लेकिन अगर उस दो पार्टिकल के बीच में जो अगर बाय द वे अर्थ का जो है इंटरफेरेंस आ जाए, सपोज वन पार्टिकल अर्थ एंड सेकेंड वन इज ऑब्जेक्ट, तो उसके बीच में जो यानी कि अर्थ जो उस पार्टिकल पर जो यानी कि जो फोर्स लगाएगा दैट्स कॉल्ड ग्रेविटी. जब अर्थ का उसमें इंटरफेरेंस हो जाए तो हम ग्रेविटी के पॉइंट, हम उस फोर्स को ग्रेविटी हम काउंट करते हैं. ग्रेविटेशन में क्या होगा हमारा, देयर विल बी टू पार्टिकल्स जो एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे, वो कहलाएंगे ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन के वजह से जो है एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करते हैं. लेकिन ग्रेविटी में क्या होता है, दूसरा वाला पार्टिकल जो है अर्थ हो जाता है, तो दैट बिकम्स अ ग्रेविटी, राइट. सपोज M1 एंड M2 देयर टू पार्टिकल्स एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, वो कहलाता है हमारा क्या, दैट्स ग्रेविटेशन. लेकिन अगर यही सपोज वन पार्टिकल बिकेम अर्थ एंड दूसरा हो गया कोई ऑब्जेक्ट हो गया या पार्टिकल हो गया, तो यहां ग्रेविटी लगेगा, वो ग्रेविटी वाला पॉइंट हो जाता है ड्यू टू अर्थ, राइट. और वेट, आपको तीसरा भी, दिस आर सिंपली द डेफिनेशंस. वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई जिसका मास m है, उसमें अगर g से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वेट कहलाता है, राइट. सो दिस इज द वेट, राइट. मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उस पार्टिकल का जो वेट कहलाएगा, राइट. यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉडी इज कॉल्ड वेट. मतलब दिस इज मेजर ऑफ फोर्स, दिस इज मेजर ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉडी, ठीक है. तो वेट क्या होता है, इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हो, दिस इज मेजर ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द बॉडी. तो उसको इस तरीके डिफाइन करेंगे. फिर दूसरा क्या रहता है, आप सपोज अब ग्रेविटेशन में जो मेन सर्च हुआ था न्यूटन्स ने करा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसमें क्या होता है कि सपोज दो पॉइंट मासेस हैं, M1 M2, किसी डिस्टेंस पे हैं सपोज r, तो इनके बीच में कोई फोर्स लगता है वो इक्वल टू प्रोपोर्शन होता है दोनों मास के प्रोडक्ट पे M2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, राइट. इसको आप डिफाइन कर सकते हो लाइक दिस, F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर. मतलब दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. कहता है क्या स्टेट करता है कि इफ यू आर हैविंग टू मासेस किसी डिस्टेंस पे हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो प्रोपोर्शन क्या होता है, उनके मास के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि M1 इन M2 हो जाएगा, और उनके जो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा उसके डिस्टेंस का स्क्वायर का. तो इस तरीके से हो सकता है. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को इस तरीके से हम स्टेट करते हैं. तो सिंपली डेफिनेशंस हैं, राइट. तो आपको इस माइंड में रखने पड़ेंगे.
ठीक है। और फिर उसी का जो है न्यूटन्स लॉ का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसका कहीं कई जगह यूज हुआ है। हम काफी कंक्लूजन पे पहुंचे थे। फर्स्ट क्या था, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मून अराउंड द अर्थ, जो रोटेशन हो रहा है वो जो ऑब्जर्व किया गया था वो अकॉर्डिंगली पाया गया। इसी तरीके से टाइड जो आता है हमारा, जो सी में आता है टाइड आता है, लाइक टाइड क्यों होता है, सिंपली जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड सी वाटर। वहां भी जो जो ऑब्जर्वेशन किया गया तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हुआ वो फुलफिल कर रहा था। तीसरा क्या होता, टाइम ऑफ ल्यूनर एंड सोलर इलिप्स, उसको मेजर जब किया गया वहां भी जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है एग्जैक्ट पाया गया, मतलब उसमें फॉलो किया गया। तीसरा क्या होता है, ऑर्बिट एंड पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब हम कर रहे थे, उनका पीरियड ऑर्बिट और उसका पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी अगर निकाला गया, वहां भी न्यूटन्स लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन था फॉलो किया गया और अकॉर्डिंगली उसको पाया गया। तो सिंपली एक थोड़ा सा इसको ऑब्जर्वेशन किया गया तो जहां जहां वो वैलिड होता है। इसी तरीके से जी जो हमारा यानी कि जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कोई बॉडी जो है अर्थ की तरफ या उसके ऑर्बिट में या अर्थ की तरफ फॉल कर रहा है तो अर्थ के फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की वजह से जो बॉडी में जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है। तो जी जो है हमारा क्या, अगर वो क्या करता है, वो जी जो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस ऑन द सरफेस पे, राइट। तो इसको भी थोड़ा माइंड में रखने की जरूरत पड़ेगी। हम इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, थोड़ा ओवरव्यू ले रहा हूं, फिर क्वेश्चन करेंगे तो आपको काफी जिसे कह सकते हैं कि कंसेप्चुअली बड़ा क्लियर हो जाएगा। तो अभी सिंपली डिफिनेशन हम दे रहे हैं, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, वेट ऑफ द बॉडी क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो कैसे स्टेटमेंट था वो क्या कह रहा था, राइट। उस तरीके से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहां कहां वैलिड हुआ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जो है अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करेंगे। सपोज यू आर हैविंग टू मासेस m1 एंड m2 और उनके बीच में जो डिस्टेंस है r है, सपोज मास m1 इज अप्लाइंग फोर्स ऑन m2, दिस इज F12 and mass m2 is applying force on m1 like this। और अगर हम यूनिट वेक्टर हम ले लेते हैं, सपोज इसको हम a बता देते हैं, इसको हम b बता देते हैं सपोज। तो यूनिट वेक्टर सपोज 1 2 हम फ्रॉम a to b एंड r21 यूनिट वेक्टर फ्रॉम b to, अगर ऐसा करते हैं तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक फॉर्म में तो ऐसे लिख सकते हैं और दूसरे को ऐसे लिख सकते हैं। जो मास m1 फोर्स लगाता है m2, तो इसको हम जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे G_m1 m2 अपॉन r स्क्वायर एंड दिस इज यूनिट वेक्टर r21 बिकॉज डायरेक्शन ऑफ F12 is opposite to direction of unit vector R21। तो निगेटिव साइन ये शो करता है, ये जो निगेटिव साइन शो करता है, ये जो निगेटिव साइन ये शो करता है कि दिस इज F12 is opposite to unit vector of R21। तो इसका मतलब ये है मास m1 अटैक करते हैं मास m2 को, और मास m2 अटैक करता है मास m1 को, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स लगता है बस में। तो ये हो गया आपका ये और आपका ये। इसी तरह अगर हम उससे कुछ इंप्लीकेशन निकालते हैं सपोज, तो क्या होता है, तो r जो यूनिट वेक्टर r12 है इक्वल टू माइनस r21 जो यूनिट वेक्टर होगा, तो इस तरीके से आता है। मतलब ये क्या शो करता है कि F12 इक्वल टू माइनस F21, अगर ये ऐसा है तो ऐसा होगा, फोर्स F12 इक्वल टू माइनस F21 जो क्या फॉर्म करता है, एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। मतलब जितना आपस में जो है मास m1 और m2 के बीच में जो आपस में एक पेयर बन जाते हैं एक्शन रिएक्शन के, जितना फोर्स ये लगा है वो उतना फोर्स वो लगा है, लाइक दिस। तो इंप्लीकेशन ये हो गया कि एक्शन रिएक्शन पेयर्स बनाते हैं। दूसरा जो है F12 जो फोर्स लग रहा है
and F21, this one and this one डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ टू पार्टिकल्स। अगर इनके जो है सेंटर पे जो डायरेक्टेड होंगे, अगर ये फोर्स लगाएगा मान लो M1 टू M2, तो इसके जो है सेंटर पे वो टुवर्ड्स होगा। M2 जो है इस पे अगर M1 पे लगाता है, इसके सेंटर पे टुवर्ड्स होगा। तो इट मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है। तो दीज आर द टू इम्प्लीकेशंस। वन इज जो अगर दो पार्टिकल के बीच में अगर आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो क्या परफॉर्म करता है, एक्शन रिएक्शन फेस बनाता है। एंड सेकेंड वन इज कि जो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो किधर डायरेक्ट करेगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द पार्टिकल्स। माइनस यानी कि उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोल सकते हैं, द सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो दीज आर टू थिंग्स जो इम्प्लीकेशंस आते हैं। मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को वेक्टर फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो लाइक दिस हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा माइंड में होना चाहिए, राइट। इसके आगे अभी हमें और भी चीज पढ़नी है, लाइक जो सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें काफी चीजें अच्छी आती हैं। मतलब ज्यादा कंपटीशन पे तो नहीं आता, लेकिन कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाते हैं। सुपरपोजिशन मतलब अगर दो पार्टिकल के बीच में अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो वो इंडिपेंडेंट होता है। अगर थर्ड पार्टिकल जो उसमें मतलब उसका थर्ड पार्ट को अगर है तो उसका इफेक्ट उस पर नहीं आएगा। तो अभी हम आपको बताएंगे कैसे हो, जो हम उसको कैसे सुपरपोजिशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका यूज क्या है। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको कि जो सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है। सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स दो पार्टिकल के बीच में लग रहा है, अगर आसपास कोई थर्ड पार्टिकल या फोर्थ पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो कहता है क्या है हमारा जो है ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स एक्ट इंडिपेंडेंटली एंड इज अनइन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर पार्टिकल्स या अदर बॉडी। आसपास कोई भी हो, कोई अगर लिक्विड भी आ जाएगा तो उसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो उसमें इफेक्ट नहीं आएगा। सपोज अगर कोई कह सकते हैं आप, सपोज कोई पार्टिकल दिस वन है, सपोज आर है, इस पे नंबर ऑफ मासेस जो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं तो उसको क्या है वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। रिजल्टेंट फोर्स यानी अगर इस पर्टिकुलर पे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, सपोज M1, M2, M3 लाइक दिस, नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं ऑन एनी पार्टिकल के ऊपर लग रहे हैं, तो उनको सपोज दिस वन इज F1, F2, F3, Fn। ठीक है, नंबर ऑफ फोर्स लग रहे हैं इस पार्टिकल के ऊपर, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज उसके रिजल्टेंट जो फोर्स होगा एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल बाय नंबर ऑफ मासेस द वेक्टर सम ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि इनका सम वेक्टर सम जो होगा इंडिविजुअल मासेस के इक्वल होगा। अगर सम कर देंगे इनको तो उसके इक्वल हो जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जो है दो पार्टिकल के बीच जो बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है तो दैट इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली। मतलब थर्ड पार्टिकल या थर्ड बॉडी प्रेजेंट है तो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ मासेस किसी पार्टिकल में फोर्स लगा रहे हैं तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उनके इंडिविजुअल पार्टिकल के जो फोर्स के जो वेक्टर सम कर देंगे तो उनके इक्वल होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज सिंपल सा थ्योरम कह सकते हैं या प्रिंसिपल कह सकते हैं, तो मान में आइडिया होना चाहिए, राइट। फर्दर वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में वैसे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन अभी एक दो क्वेश्चन जो मेरे पास हैं जो जेईई मेंस में आ चुके हैं वैसे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आइडिया हम ले लेते हैं न्यूटन्स का एक जो सेल थ्योरम है उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। कहता है क्या है वो, इसमें क्या किया है कि जो कोई स्फेरिकल सेल है या जो सॉलिड स्फीयर है, अगर सपोज कोई पार्टिकल जो है स्फेरिकल सेल के अंदर है सपोज, तो उस पे जो नेट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा लगेगा कितना होगा। तो
अगर वो पार्टिकल सपोज ग्रेविटी जो स्पेशल सेल के अंदर है तो उसपे जो है जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। क्यों? बिकॉज द वेरियस पार्ट ऑफ द स्पेशल सेल जो है उसको, सपोज दिस इज स्पेशल सेल, और कहीं जो है किसी भी जगह पे अगर वो पॉइंट मास है या पार्टिकल है तो उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, मतलब सपोज वेरियस पार्ट यहां से लगाएगा, यहां से लगाएगा, यहां से लगाएगा, यहां से लगाएगा, जो स्पेशल सेल की वेरियस पार्ट से जो उसके ऊपर अट्रैक्शन जो लगेगा वो जो फोर्स लगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई जो उसके अंदर कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जीरो होता है। लेकिन अगर वो जो है पार्टिकल स्फेरिकल सेल से, जो सपोज दिस इज स्पेशल सेल और कोई पॉइंट मास यहां है m1 पार्टिकल और ये इसका रेडियस सबको r है, लेकिन इस जो स्पेरिकल सेल से जो उसका डिस्टेंस है r है, यानी कि r इज ग्रेटर देन r, दिस वन। तो जो स्पेरिकल सेल होगा उसको अट्रैक्ट करेगा किस फोर्स से? दैट विल बी g, जो सपोज इसका मास m है, m अपॉन r स्क्वायर। It could be, although entire mass of spherical cell lies on the center, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ऑन द पॉइंट मास जो आउटसाइड है, दैट भी लाइक दिस अट्रैक्ट करेगा वो, तो वो फोर्स ये होगा, राइट। तो दीज आर टू थिंग्स जो न्यूटन सेल का जो थ्योरम है हमेशा माइंड में होना चाहिए। और उसके बाद अभी हम थोड़ा एक दो क्वेश्चन करेंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स पे आ चुके हैं, तो हमारा कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फर्दर हम और भी डिटेल में जाएंगे, अभी काफी चीजें बाकी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जितना हम पढ़ेंगे, बिकॉज हम अर्थ पे ही रह रहे हैं, तो डेफिनेटली अर्थ के बारे में हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, राइट। मैंने दो क्वेश्चन ग्रेविटेशनल फोर्स पे लिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट, इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, ट्रिकी कह सकते हैं। Two particles of each mass go around on the circle of radius r under the action of their gravitational force of attraction. Find the speed of the each particle. चूंकि जो मासेज हैं आप सेम मास के हैं, पार्टिकल ऑफ सेम मास के हैं और किसी सर्किल पे राउंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो फोर्स लगेगा वो रेडियस के अलोंग डायरेक्ट करेगा। तो दोनों जो मासेज होंगे डायमीटर के एंड पे होंगे डेफिनेटली, बिकॉज ऑलवेज लाई ऑन द एंड ऑफ द डायमीटर। तो उनके बीच में डिस्टेंस डिफरेंटली होगा। हमारा क्या होगा? डिस्टेंस जो होगा 2r होगा, बिकॉज जो फोर्स ऑन ईच मासेस डायरेक्टेड टू द सेंटर, बिकॉज जो सर्किल पे राउंड कर रहे हैं, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहां से? फोर्स क्या लगेगा? F इक्वल टू g m अपॉन, बिकॉज दोनों के मासेस जो है सेम है, तो m अपॉन 2r स्क्वायर, राइट। बट ये जो फोर्स होगा, चूंकि ये सर्किल के राउंड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यही फोर्स इसको जो है सेंट्रिपिटल फोर्स देगा। तो यहां क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू g m स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, राइट, इजंट इट? तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? चूंकि आपको स्पीड ही मालूम करना है, तो बिकॉज ये फोर्स आपने निकाल लिया पहला, दिस वन और दिस वन, तो अब इससे आपको क्या कर सकते हैं? इससे स्क्वायर कट सकते हो, m से ये कट सकता है, राइट। तो v स्क्वायर इक्वल टू जी m अपॉन 4r, यानी v इक्वल टू जी m अपॉन 4r। ये आपकी स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल कहा जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? मतलब कहने का मतलब है वो दोनों पार्टिकल जिनका मास सेम है किसी सर्किल के ऊपर राउंड कर रहे हैं और उनके बीच में ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, लेकिन जो
फोर्स ऑन ईच पार्टिकल जो होता है वो रेडियस के अलॉन्ग होता है, डायरेक्ट करता है, तो डेफिनेटली वो ऑलवेज लाई करेंगे डायमीटर पे, एंड पॉइंट पे। तो डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। यही एक ट्रिकी पॉइंट था यहाँ, नथिंग एल्स, राइट। तो आपको इस तरीके निकल के आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कोई एक मास m है, इज ब्रोकन इनटू टू मासेस m1 and m2, how m1 and m2 are being related so that force of attraction between two particles will become maximum। सपोज एक मास m है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने। सपोज एक का है m, दूसरे का कितना हो जाएगा, सपोज m माइनस m, राइट। आप सब बता रहे हैं m इज ब्रोकन टू मासेस, एक बार m होगा, दूसरा m माइनस m हो गया, तो फोर्स के बीच में कितना लगेगा, g m इंटू m माइनस ऑन r। सपोज उनके बीच में डिस्टेंस r स्क्वायर है, r है, तो ये हमारा रिलेशन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स का रिलेशन है। तो क्या हो सकता है हमारा, F इज इक्वल टू G अपॉन R स्क्वायर M इंटू M माइनस M है, राइट। अब कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स मैक्सिमम होना चाहिए, तो क्या कर दो आप, इसको मैक्सिमम कम होगा, डी एफ अपॉन डी एम इक्वल टू 0 हो जाए। पहले आप डिफ्रेंशिएट कर दो, डी एफ अपॉन कितना हो जाएगा, ये आप ये बाहर ले लो, आप क्या करना था, डी एफ अपॉन डी एम कितना हो जाएगा, ये इसको आप ऐसे भी कर सकते हो आप, कितना हो जाएगा, m माइनस m स्क्वायर। कैसे करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, m माइनस 2m, सॉरी, तो m माइनस 2m। और चूंकि आप कह रहा है अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा, डी एफ अपॉन 0 होना चाहिए, तो m माइनस 2m इक्वल टू 0, m इक्वल टू m/2, राइट। तो इट मीन्स कि जो है ईच पार्टिकल का जो अब रिलेशन क्या होना चाहिए कि m इक्वल टू m1 ml इंटू m2, यानी दोनों के मासेस जो है m/2 होंगे। एक रिलेशन बिल्डअप होकर के आएगा कि m/2, तो सो दैट वही पूछ के आ रहा है कि उनके बीच में रिलेशन कितना होगा, यानी कि दोनों के मासेस में जो है m/2 होना चाहिए, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपली आपको करना क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना है, और मैक्सिमम होने के लिए पहले डिफरेंशिएट कर लोगे आप, इस चीज को डिफरेंशिएट करोगे, उसके बाद उसको इक्वेट करोगे 0 कर दोगे तो हमारी जो है m की वैल्यू आ जाएगी m/2, तो वो हमारा शो करेगा कि m1 m इक्वल टू m2 इक्वल टू कैपिटल m/2, क्योंकि कैपिटल M इज बेसिकली जस्ट मास ऑफ पहले का था जो ब्रोकन किया गया किसमें, 2 इक्वल मासेस में, इक्वल नहीं कह सकते, मतलब 2 मासेस में ब्रोकन किया गया, तो उसमें रिलेशन निकालना है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होने के लिए कितना होना चाहिए, तो ऐसे निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। फर्दर आप डिटेल में और भी एक क्वेश्चन कर लेंगे सुपरपोजिशन का, अगर टाइम मिलेगा तो, अदरवाइज और भी फर्दर हम डिटेल में काफी चीजें पढ़ेंगे, लाइक जी के रिलेशन और कैपिटल जी में जो रिलेशन बनता है, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है, काफी चीजें हैं जो हम डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी ये इतना आसान नहीं कि 1 2 3 4 वीडियो में हो जाएगा, अभी कई वीडियोज बनाने पड़ेंगे हमको, ठीक है। तो अभी ये 2 क्वेश्चन है, इसको आप जरा रिवीजन करेंगे, इससे और भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि हम 2 क्वेश्चन कर लिए तो ठीक है, काम हो गया। हाँ, ये जरूर है कि कुछ फार्मूले हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूले हैं, उनको अब यही देखिए आप, हमने क्या किया था, यहाँ सर्किल में जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला यूज कर लिया, तो
डेफिनेटली जो फिजिक्स में होते हैं कई ऐसे फार्मूले जो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, तो यूज करके क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वो फार्मूले होते हैं, फार्मूले बेस पे क्वेश्चन बनते हैं डेफिनेटली, लेकिन कुछ ट्रिकी लाने के लिए, ट्रिक बनाने के लिए जो है, क्वेश्चन करने के लिए कुछ इसमें और भी कंसेप्ट को यूज कर लेता। तो यहां हमने क्या किया था, पहले वाले क्वेश्चन में सेंट्रीपिटल फोर्स का जो है कंसेप्ट यूज कर लिया, जिससे वेलोसिटी हमारी निकाल गई। यहां हमने क्या किया, सिंपली जो डिफरेंशियल का यूज किया है, जिससे हमें वेलोसिटी निकाल ली थी, सॉरी हमें मैक्सिमम जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना था। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू मास, तो ये निकल के आ गया, राइट।